के इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं सामुदायिक वन संसाधन के बारे में। CFR क्या है और चर्चा में क्यों है, तो जानते हैं दोस्तों। CFR के बारे में सामुदायिक वन संसाधन एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता दी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पे अपने एक गांव को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है, जबकि CFR अधिकार जो कि महत्वपूर्ण सशक्तिकरण उपकरण है पर विभिन्न गांवों के बीच उनकी पारंपरिक सीमाओं के बारे में सहमति प्राप्त करना अक्सर चुनौती साबित होता है। बहुत सारे गांव किसी CFR के लिए दावा कर सकते हैं, इसलिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। वर्ष 2016 में उड़ीसा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी। याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी 2016 में। आगे बढ़ते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास में स्थित है। देखिए दोस्तों मैप में जरा इसको, ये है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये है दोस्तों यहाँ पर स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बस्तर जिले में जगदलपुर के पास ये है दोस्तों यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में यहाँ स्थित है। फिर हमारे टॉपिक की ओर आते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1982 या 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी की घाटी पर स्थित है। याद रखिएगा, ये कांगेर नदी की घाटी पर स्थित है, इसलिए इसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पार्क का नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है जो इस संपूर्ण घाटी में प्रवाहित होती है। वही बात फिर से दोहराई गई है, जो संपूर्ण घाटी में प्रवाहित होती है कांगेर नदी। पार्क एक विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन है। कौन से प्रकार का वन है यह भी आपको याद रखना है। यह घाटी में मिश्रित आर्द्र पर्णपाती वन है, यानी आर्द्र पर्णपाती वन है जिसमें साल, सागौन और बांस के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। कांगेर घाटी में साल, सागौन और बांस के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं और यह एक मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन है। थोड़ा मैप में देखते हैं दोस्तों कहाँ पर स्थित है। अगर मैं फीलिंग में आप क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये बस्तर जिला है। इस बस्तर जिले में यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर जगदलपुर के पास नीचे यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय पक्षी प्रजाति बस्तर मैना है। बस्तर मैना यहाँ की सबसे लोकप्रिय पक्षी प्रजाति है। बस्तर मैना जो मानव जैसी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। सामुदायिक वन संसाधन क्या है, जानते हैं हम। सामुदायिक वन संसाधन क्या है। परिचय। सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह एक सामान्य वन भूमि है। इस प्रकार सारी वन भूमि है, इसी प्रकार सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा, बस यहाँ पर यह आ जाता है कि यहाँ पर किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए जो इसका स्थायी उपयोग करते हैं, ये पारंपरिक रूप से, यानी जो परंपरागत उनका तरीके हैं, उन तरीकों से इसको सुरक्षित करते हैं और संरक्षित करते हैं। वो वहाँ पर रहने वाले समुदाय, विशेष समुदाय द्वारा इसका उपयोग गांव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच एवं ग्रामीण समुदायों के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिए किया जाता है। प्रत्येक CRF कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में
समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों की एक प्रथागत सीमा होती है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक सीआरएफ क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा, यानी कि जो समुदाय है, जो उस विशेष समुदाय जो वहाँ की संरक्षण कर रहा है, और उसके पड़ोसी गांव द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों की एक प्रथागत सीमा होती है। उनकी एक सीमा बनाई जाती है और उसी सीमा के अंदर उनको यह सीआरएफ क्षेत्र दिया जाता है। श्रेणियाँ की कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो ये जान लेते हैं। इसमें किसी भी श्रेणी के वन शामिल हो सकते हैं। याद रखिएगा, सीआरएफ में यानी कि सामुदायिक वन क्षेत्र में किसी भी श्रेणी के वन शामिल होते हैं। इसमें राजस्व वन भी आ सकते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन, लिम्ड वन, जिला समिति भूमि, डीएलसी आरक्षित वन, जिला समिति भूमि आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आदि। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्या है, बढ़ते हैं इस की ओर, जानते हैं ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्या है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम FRA के रूप में संदर्भित 2006 की धारा 3(1)I या 3(1) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनों को संरक्षण, पुनरुत्पन्न या संरक्षित या प्रबंधित करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं। इसका मतलब है, यह अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3(I) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनों को, जो वहाँ की विशेष समुदाय हैं, उनको इस क्षेत्र के संरक्षण, पुनः उत्पन्न, संरक्षित या प्रबंधित करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं। यह अधिकार समुदाय को वनों के उपयोग के लिए स्वयं और दूसरों के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है। यानी कि वह समुदाय जो वहाँ रह रहे हैं, वो स्वयं और दूसरों के लिए उस क्षेत्र के लिए नियम बना सकते हैं। तथा इस तरह FRA की धारा 5 के तहत अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। यानी कि उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है और उनका ये अधिकार भी है कि वह इस क्षेत्र का संरक्षण और इसका नियम कायदे बना सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं और इसको संरक्षित भी करना उनकी जिम्मेदारी है। CFR अधिकार धारा 3(1)B और 3(1)C के तहत सामुदायिक अधिकारों के साथ, यानी कम्युनिटी राइट्स के साथ, जिसमें निस्तार अधिकार, रियासतों और जमींदारी आदि में पूर्व उपयोग के लिए जाने वाले, जो निस्तार अधिकार पूर्व में जाने जाते थे, रियासतों और जमींदारी आदि में पूर्व उपयोग के लिए जाने जाते थे, और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल है। यानी गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनका अधिकार है, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं, और इसी प्रकार वो समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों गैर लकड़ी वन उत्पादों पर ही उनका अधिकार शामिल है। यानी कि वो किसी पेड़ वगैरह को काट कर या उनको जंगलों को काट कर उनकी लकड़ी को बेचकर ऐसे, या फिर उन लकड़ियों के उत्पाद बनाकर नहीं बेच सकते हैं। जो गैर लकड़ी उत्पाद है वहाँ पर उनका पूर्ण अधिकार शामिल है, और इस प्रकार उनकी आजीविका सुनिश्चित होती है। CFR अधिकार धारा 3(1)B और 3(1)C के तहत सामुदायिक अधिकारों के साथ, जिसमें निस्तार अधिकार, माफ करेगा दोस्तों ये रिपीट हो गए, आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। अधिकार और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल है, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं। CFR अधिकार मान्यता का लाभ क्या है? वन समुदाय हेतु न्याय मिलता है इन अधिकारों की मान्यता से। इसका उद्देश्य वनों पर उनके प्रथागत अधिकारों की कटौती के परिणाम स्वरूप वन आश्रित समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करना है।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है कि जो जो वनों में रहते थे, जिनका जिनका पूर्वज, या जिनको आप कह सकते हैं जो वनों जो वनों को ही अपना घर मानते हैं, आदिवासी ऐसे कबीले जो वनों को पूजते थे, उनको जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था उनके साथ, उनको वनों से बाहर कर दिया गया था। उनको फिर से अपने अपने वनों को सौंपना, ताकि वो उनकी संरक्षण कर सके, उनको सुरक्षित कर सके, और इस प्रकार उनके साथ हुए अन्याय को हम कम कर सके या फिर उनकी भरपाई कर सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुदाय के वन संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार के साथ साथ खेती व निवास के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि को भी कानूनी रूप से धारण करने के अधिकार को मान्यता देता है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उनको सिर्फ वन संसाधनों के उपयोग के साथ उनका प्रबंधन, संरक्षण के अधिकार के साथ साथ जो वहाँ की खेती योग्य ज़मीन है और निवास के लिए योग्य ज़मीन है, वहाँ पर उनको कानूनी रूप से, यानी कि उनको कानूनी मान्यता भी यह अधिकार देता है। वनवासियों की भूमिका क्या है इसमें? यह वनों की स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण में वनवासियों की अभिन्न भूमिका को भी रेखांकित करता है। यानी कि यह कानून इसमें जो कि उनको अधिकार देता है वहाँ पर रहने का, खेती करने का, निवास करने का, उनका संरक्षण करने का, प्रबंधन करने का, यह अभिन्न भूमिका को भी उनकी रेखांकित करता है, क्योंकि वह वहाँ रहकर वनों की संरक्षण करते हैं और वहाँ की स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों जैसे संरक्षित वनों के लिए इसका अधिक महत्व है, क्योंकि पारंपरिक निवासी अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके संरक्षित वनों के प्रबंधन का हिस्सा बन जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार वो वन प्रबंधन में, किस प्रकार वो उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके हमारे इन वनों का हिस्सा थे, और अगर हम उनको ये अधिकार अगर मिलते हैं और तो भी वह किस प्रकार से आज फिर से उन सबका हम में संरक्षण में और एक स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकते हैं। अब वन अधिकार अधिनियम क्या है ये जानते हैं। वर्ष 2006 में अधिनियम FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ष 2006 में अधिनियम FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक निवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। यानी कि उनके अधिकारों को यह अधिकार मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास व अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। यानी कि जिन अधिकारों के कारण पहले वह वनों में रहते थे और जिस प्रकार से वो वनों पर अपनी सभी क्रियाकलापों, अपने जीवन के लिए निर्भर थे, अपनी आजीविका के लिए, अपने खान पान, सांस्कृतिक और निवास वगैरह पर निर्भर थे, यह उन अधिकारों को फिर से प्रदान करता है। यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं, तो वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है। यह FDST यानी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब और OTFD यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट या सामुदायिक वन अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट या दोनों, जो कि FDST और OTFD को दिए जा सकते हैं, कि प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। यानी कि ग्राम सभा को भी व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों, जो कि FDST और OTFD को दिए जा सकते हैं। यानी कि यह
व्यक्तिगत अधिकार भी उनको दिया जा सकता है और सामुदायिक अधिकार भी उनको दिया जा सकता है। कि प्रकृति यानी कि वो किस प्रकार के होंगे, उनकी सीमा यानी कि कहाँ तक शक्ति सीमा को निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देता है, यानी कि सीमा और प्रकृति को ग्राम सभा मिलकर तय कर सकती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, और मिलते हैं कल किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।